हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ मनी एंड बैंकिंग चैप्टर की 8 पेज वाले नोट से। सबसे पहले बच्चों मीनिंग है मनी का। मनी का मीनिंग क्या होता है? एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसे हम क्या बोलते हैं? मनी। ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। मनी का मीनिंग पेपर में आ चुका है कई बार। क्या मीनिंग होता है मनी का? एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसे क्या बोलते हैं? मनी। इसको एक और ऐसे लिखा जाता है, कोई भी चीज़ जिसे हम एक्सचेंज के लिए एक्सेप्ट करते हैं या वेल्थ को स्टोर करने के लिए या मेजर करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। आगे मनी के फंक्शन। सर इस साल एक्सपेक्टेड है? यस, केस स्टडी में आ सकता है, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पेपर में आ सकता है। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है मनी का? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन क्या कहता है? कहता है मनी के थ्रू हम कुछ भी बाय कर सकते हैं, कुछ भी सेल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मनी से? कुछ भी बाय और कुछ भी सेल। सबसे पहले बार्टर सिस्टम में एक ड्रॉबैक होती थी। क्या ड्रॉबैक होती थी बार्टर सिस्टम की? लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। क्या होती थी? लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। बच्चों इसका मीनिंग क्या होता है सुनो जरा। मेरे पास सपोज करो, देखो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मेरे पास सपोज करो शुगर केन है। क्या है? शुगर केन। और मुझे उसके बदले क्या चाहिए? हॉर्स चाहिए। क्या चाहिए? हॉर्स। ठीक है जी। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल ये है, मेरे पास क्या है? काऊ। और मुझे काऊ के बदले क्या चाहिए? बुलक कार्ड। काऊ के बदले क्या चाहिए? बुलक कार्ड। काऊ के बदले क्या चाहिए? बुलक कार्ड। ठीक है, मैं दोनों एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, कुछ भी ले लो। तो सबसे पहले मैं काऊ ऑफर कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो मेरी काऊ क्या करे? एक्सेप्ट करे। फिर उनमें ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो बुलक कार्ड ऑफर करे। तो ऐसी रेयर ओकेजन, रेयर पॉसिबिलिटी होती है। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ एक बॉन्ड के मिलने के चांस नहीं होते। कितनी बॉन्ड्स होती है? दो, जिसे हम क्या बोलते हैं? डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। जो मैं सेल करना चाहता हूँ दूसरा क्या करे? बाय। जो मैं बाय करना चाहता हूँ दूसरा क्या करे? सेल। जो मैं सेल करना चाहता हूँ दूसरा क्या करे? बाय। और जो मैं बाय करना चाहता हूँ दूसरा क्या करे? सेल। जब ऐसे दो लोग आपस में मिल जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, जो मैं सेल करना चाहता हूँ दूसरा क्या करे? बाय। जो मैं बाय करना चाहता हूँ दूसरा क्या करे? सेल। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं? डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो बार्टर सिस्टम की सबसे पहली ड्रॉबैक ये होती है लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। क्या होती है? लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ये बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी पहली ड्रॉबैक होती है। अब तो इस प्रॉब्लम को कौन सोल्व करता है? मनी। मनी एक मीडियम बन गया क्या करने का? एक्सचेंज। मनी के आने के बाद अब ट्रांजेक्शन किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है जी, पक्का। तो बार्टर सिस्टम में गुड सर्विस का एक्सचेंज होता था। इस प्रॉब्लम को किसने सोल्व कर दिया? मनी ने। पढ़ के देखो क्या है, क्या लिखा है? मनी सर्व एज अ मीडियम money serve as a medium of exchanging goods and services. It has removed the problem of double coincidence of bonds under the barter system as money facilitate the exchange. मनी के आने के बाद एक्सचेंज करना इजी हो गया, डिफिकल्ट हो गया? इजी। क्या हो गया? इजी। क्या लिखा है यहाँ पे? बायर कैन पे मनी टू द सेलर। बायर क्या पे? बायर कैन पे मनी टू द सेलर एंड सेलर कैन बाय व्हाट ही और शी वांट्स। और सेलर क्या करेगा? वो खरीद सकता है जो उसे चाहिए, जो उसे चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। तो बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होता है? मनी का पहला फंक्शन समझ आ गया। तो मनी के आने के बाद ट्रांजेक्शन डिपेंडेंट हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई? इंडिपेंडेंट। और पहले सारी ट्रांजेक्शन क्या होती थी? डिपेंडेंट। ठीक है जी, पहले सारी ट्रांजेक्शन क्या होती थी? डिपेंडेंट। मनी के आने के बाद सारी ट्रांजेक्शन क्या हो गई? मनी के आने के बाद सारी ट्रांजेक्शन क्या हो गई? इंडिपेंडेंट। और पहले क्या थी सारी ट्रांजेक्शन? डिपेंडेंट। यहाँ तक क्लियर है? और ट्रेड बढ़ा कम हुआ? बढ़ गया। सेकंड बढ़ो, स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या बढ़ा है? स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है? कहता है मनी को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। किसके लिए? फ्यूचर यूज के लिए। पहली चीज। नेक्स्ट, मनी इज इजिली मोबाइल। मोबाइल का मतलब क्या है? मनी को एक जगह से दूसरी जगह इजिली शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंड कैन बी इजिली यूज फॉर ट्रांजेक्शन। और मनी क्या हो सकता है? ट्रांजेक्शन के लिए इजिली यूज कर सकते हैं। पॉइंट समझ आ गया? अब
मनी के कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ जो याद रखना। मनी पेरिशेबल होता है, नॉन पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल। ये तुम्हारे सैंपल पेपर का क्वेश्चन है कि बताओ कौन सा फंक्शन है, और वहाँ पे लिखा था मनी जो है वो नॉन पेरिशेबल नेचर होता है। कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं? स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये वर्ड्स ज़्यादा ध्यान रखना। मनी को स्टोर करने में कोई खर्चा आता है? नहीं। पढ़ो, इट इज़ एक्सेप्टेबल टू एनीवन। इसे हर कोई क्या कर सकता है? एक्सेप्ट। मनी इज नॉट पेरिशेबल। स्टोरेज कॉस्ट क्या होती है मनी की? लो। इमरजेंसी के टाइम पे हर कोई क्या करता है? मनी को एक्सेप्ट। तो ये मनी का फंक्शन हो गया। क्या फंक्शन हो गया? स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या हो गया फंक्शन? स्टोर ऑफ वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ो जी। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? यूनिट ऑफ अकाउंट। क्या बढ़ाता है? यूनिट ऑफ अकाउंट। अब यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है वो सुनना। कहता है जो वैल्यू है गुड सर्विस की वो किस में एक्सप्रेस होती है? मनी में। वैल्यू क्या लिखा है? जो भी वैल्यू होती है हर गुड सर्विस की किस में एक्सप्रेस होती है? इन टर्म्स ऑफ मनी। किस में एक्सप्रेस होती है? इन टर्म्स ऑफ मनी। जब हर चीज़ को हम मनी में एक्सप्रेस कर रहे हैं, हर चीज़ को प्राइस में कोट कर रहे हैं, तो कॉमन डिनोमिनेशन क्या हो गई? बताओ कॉमन डिनोमिनेशन क्या हो गई? हर चीज़ को डिनोमिनेट करने, कॉमन डिनोमिनेशन क्या हो गई? मनी हो गई। जब कॉमन डिनोमिनेशन मनी हो गई तो उससे जो भी अकाउंट्स को मेंटेन करने की प्रॉब्लम्स होती थी वो क्या हो गई? सॉल्व। पहले हमने कहा एक होर्स कितने किलो वीट के बराबर है? तुमने कहा 100 किलो वीट के बराबर है। हमने कहा एक होर्स कितने किलो शुगर के बराबर है? तुमने कहा 20 kg शुगर। कितने वीट? 100 किलो। कितने राइस? 50 kg। हर चीज़ के लिए क्या निकालना पड़ रहा? एक्सचेंज। लेकिन मनी के आने के बाद हमने हर चीज़ को किस में डिनोमिनेट किया? मनी में। जब हमने हर चीज़ को मनी में डिनोमिनेट किया तो बताओ एक्सचेंज करना इजी हो गया, डिफिकल्ट हो गया? इजी। क्या हो गया? इजी। इसे क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ अकाउंट, मेजर ऑफ वैल्यू। आइडेंटिफाई करना होगा, समझ जाओगे? ठीक है। पिछले 2-3 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है। आगे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। क्या वर्ड है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड। डेफर्ड पेमेंट क्या होती है? फ्यूचर पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? फ्यूचर पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है? फ्यूचर पेमेंट। जो पेमेंट हम क्या कर सकते हैं? पोस्टपोन कर सकते हैं फ्यूचर डेट पे। कोई भी पेमेंट जो हम फ्यूचर डेट पे क्या कर सकते हैं? पोस्टपोन, उसको हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड पेमेंट। क्या बोलते हैं उसे? डेफर्ड पेमेंट। मनी सर्व करता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मनी क्या करता है? सर्व करता है हमें कैसे? डेफर्ड पेमेंट की तरह। कैसे? डेफर्ड पेमेंट। पढ़ो जी। These function of money has facilitate borrowing। कहते हैं मनी से हम किसी भी चीज़ की फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन गुड सर्विस हम किसी भी चीज़ की फ्यूचर में पेमेंट नहीं है। मैंने कहा ये फ़ोन दे दो, 1 साल बाद ले लेना, क्या उसकी वैल्यू सेम होगी? नहीं। तो गुड सर्विस से हम किसी भी चीज़ की फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनी से हम किसी भी चीज़ की क्या कर सकते हैं? फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं। तो मनी सर्व करता है एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। दीज फंक्शन ऑफ मनी हैज फैसिलिटेट बोरिंग। मनी के आने के बाद बोरिंग और लैंडिंग का कंसेप्ट आया। अगर फ्यूचर पेमेंट ही ना होती, क्या बोरिंग लैंडिंग का कंसेप्ट आता? नहीं। तो बोरिंग लैंडिंग का कंसेप्ट आया, उसके थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुए, बैंक्स बने, ये सब बने। शेयर डिबेंचर का कंसेप्ट कब बना? जब बोरिंग और लैंडिंग का कंसेप्ट आया। यहाँ तक क्लियर है? उससे क्या हो गया? कैपिटल फॉर्मेशन, और लास्ट क्या हो गई? इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या हो गई? इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ तक समझ आ गया मनी का फंक्शन। अगला टॉपिक देखो क्या आता है? मनी सप्लाई। क्या मैंने देखो रीड करो। मनी सप्लाई क्या वर्ड है? पढ़ने पता चल जाए। मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मीनिंग क्या होता है? पढ़ो। मनी सप्लाई का मीनिंग क्या होता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी। क्या मीनिंग है? टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी। क्या मीनिंग है? टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। पूरी इकोनॉमी में जितनी मनी अवेलेबल है, हाँ जी, पूरी इकोनॉमी में जितनी मनी अवेलेबल है, पूरी इकोनॉमी में जितनी मनी अवेलेबल है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसे हम क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। मनी सप्लाई के कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। पहला करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। पहला कंपोनेंट क्या है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक किसको बोलते हैं? सीयू को। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक किसको बोलते हैं? सीयू। यहाँ तक क्लियर है? जो भी पैसा पब्लिक के पास पड़े,
पैसा कौन सा पब्लिक के पास पड़ा होगा? जो कौन इश्यू करता है? आरबीआई। द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आरबीआई, वो पब्लिक अपने पास रखती है, इसे क्या बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी। अच्छा बच्चों, तो हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या है? जो भी करेंसी कौन इश्यू करता है? आरबीआई, उसे हम क्या बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी। अब आता है नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। तो देखो मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला सीयू करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, और दूसरा नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। जो भी डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक रखता है उसे किससे जोड़ करते हैं? डीडी से। किससे जोड़ करते हैं? डीडी। डिमांड डिपॉजिट का मीनिंग क्या होता है वो सुनो। डिमांड डिपॉजिट आर द डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट आर द डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑन डिमांड बाय राइटिंग चेक। कोई भी पैसा जो हम बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी पैसा जिसे हम बैंक से क्या कर सकते हैं? विड्रॉ। किसके थ्रू? चेक के थ्रू। कोई भी पैसा जो हम बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, किसके थ्रू? चेक के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं उसे? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में दो तरह के अकाउंट आते हैं, पहला करंट अकाउंट और दूसरा सेविंग अकाउंट। दो अकाउंट आते हैं, याद रखना डिमांड डिपॉजिट में, करंट अकाउंट और सेविंग। क्या टाइम डिपॉजिट आता है? नहीं आता। क्या आता है? टाइम डिपॉजिट नहीं। 1 मार्क का क्वेश्चन इस टॉपिक से, तो मैं आपको क्वेश्चन घुमा हुआ आएगा, जरूर आएगा, यहाँ से मार्क कर लेना, कंफर्म क्वेश्चन। देख, और याद रखना इसमें दो चीजें बस याद रखना, एक करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी आ जाए चाहे, ठीक है? दो कंपोनेंट ही लेने हैं। और ये वो बोलेगा M1 मेजर में मनी सप्लाई में क्या क्या चीजें आती हैं। तो टाइम डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं। टाइम डिपॉजिट वो होता है जो फिक्स पीरियड के लिए हमने बैंक में पैसा जमा करवाया और मैच्योरिटी से पहले नहीं निकाल सकते। यहाँ तक क्लियर है? आगे पढ़ो। अच्छा, जितना पैसा भी बैंक में जमा होता है उसे क्या बोलते हैं? बैंक मनी। क्या बोलते हैं? बैंक मनी। और बैंक उसका क्या करता है? डिमांड डिपॉजिट को क्या करता है? देखो बैंक मनी क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ही होगा, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी होगी। क्या बतानी होगी? करेक्ट। पहला यहाँ तो ऐसा होगा ये क्वेश्चन, यहाँ आपको वैल्यू दे देगा और कहेगा M1 मेजर से मनी सप्लाई की वैल्यू बता दो। अब आ जाओ नेक्स्ट, मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, डिपॉजिट क्रिएशन बाय बैंक। ठीक है जी, पहले मैं यहाँ से रीड करवा रहा हूँ, साथ साथ पूरा एग्जांपल समझाऊंगा, देख लेना। पहले मनी क्रिएशन किस पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे। पहला प्राइमरी डिपॉजिट पे। किस पे? यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ मनी क्रिएशन किस किस से इफेक्ट होता है, तो जिससे वो डिटरमिन होता है उसी से क्या होता है? वो इफेक्ट। पढ़ो जी। मनी क्रिएशन इज डिटरमिन बाय, पहला किससे डिटरमिन होता है? प्राइमरी डिपॉजिट। किससे डिटरमिन होता है? प्राइमरी डिपॉजिट। पहला किससे डिसाइड होता है? प्राइमरी डिपॉजिट। अच्छा बच्चों, प्राइमरी डिपॉजिट का मीनिंग क्या होता है वो सुन लेना, ठीक है? हाँ जी, बताओ प्राइमरी डिपॉजिट का मीनिंग क्या होता है? फटाफट देखो, प्राइमरी डिपॉजिट का मीनिंग क्या होता है? द अमाउंट ऑफ इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। क्या मीनिंग होता है? अमाउंट ऑफ इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? लीगल रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं? लीगल रिजर्व रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है? रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। क्या नाम होता है? रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। ये क्या होता है? मिनिमम रिजर्व जो हर कमर्शियल बैंक को किसके पास रखना है? सेंट्रल बैंक के पास। हाँ भाई, याद रखना बोर्ड के पेपर में कभी LRR CRR ऐसा नहीं आता। क्या आता है वर्ड? लीगल रिजर्व रेशियो की जगह क्या वर्ड आएगा? रिजर्व डिपॉजिट रेशियो या रिजर्व रेशियो। अच्छा बच्चों सुनो, मनी क्रिएशन दो चीजों पे मैंने अभी बोला डिपेंड करता है। क्या है? प्राइमरी। प्राइमरी का नाम क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट। प्राइमरी का नाम क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? LRR। LRR की फुल फॉर्म क्या होती है? लीगल रिजर्व रेशियो। क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो। अच्छा, लीगल रिजर्व रेशियो का नाम क्या होता है? रिजर्व रेशियो। क्या नाम होता है लीगल रिजर्व रेशियो का? रिजर्व रेशियो। ठीक है, आईडी देखिए, क्या नाम है? रिजर्व रेशियो। क्या नाम है? रिजर्व रेशियो।
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे पढ़ो जी। रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है? मिनिमम रिजर्व जो कमर्शियल बैंक को मस्ट मेंटेन एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। जो भी सेंट्रल बैंक की इंस्ट्रक्शन पे हर कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं? रिजर्व रेशियो। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, यहाँ अच्छा। अगर रिजर्व रेशियो पेपर में ना दे रखो, दो चीजें ऐड करते हैं। पहला CRR, दूसरा SLR। CRR और दूसरा क्या है? SLR। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी आएगा, पढ़ेंगे। अब मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला देखो क्या लिखा है? 1/LRR। मनी मल्टीप्लायर पेपर में आ सकता है क्रेडिट मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर, तीनों एक ही चीज है। मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर। फॉर्मूला क्या होता है इसका? 1/LRR। क्या होता है? 1/LRR। LRR क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो। क्या होता है LRR? लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, 1/। अब आगे पढ़ो जी, क्या होता है सुनना जरा। नेक्स्ट, मनी क्रिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? मनी क्रिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। क्या फॉर्मूला होता है? इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। ठीक है जी, दोनों फॉर्मूले समझ आ गए। मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होगा तो क्या लिखना होगा? 1/LRR। और एक और फॉर्मूला भी होता है, अब वही समझाने जा रहा हूँ, जरा सुनना बच्चों। आप अपने रजिस्टर पे लिख सकते हैं, जल्दी से लिखें, लिखे भाई। और पूरी टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। अच्छा बच्चों, सबसे पहले मैं फॉर्मूलेस की बात करूं, लिखो मेरे साथ साथ, लिखो। मनी मल्टीप्लायर, क्या वर्ड है? मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का देखो बच्चों, मनी मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? डिपॉजिट मल्टीप्लायर। तीसरा वर्ड क्या आता है? क्रेडिट मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, तीसरा नाम क्या है? क्रेडिट मल्टीप्लायर। इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला तो क्या होता है? डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी। क्या फॉर्मूला होता है? लिख लो, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा डी का मतलब क्या होता है? चेंज इन टोटल डिपॉजिट। डेल्टा डी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन टोटल डिपॉजिट। क्या होता है डेल्टा डी? चेंज इन टोटल डिपॉजिट। और डेल्टा पी, डेल्टा पी क्या होता है? चेंज इन इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट। क्या फॉर्मूला होता है? हाँ भाई, डेल्टा डी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन टोटल डिपॉजिट। और डेल्टा पी क्या होता है? चेंज इन प्राइमरी और इनिशियल डिपॉजिट। हाँ जी, लिख लिया, लिख लिया। अच्छा, इन सबका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? डिपॉजिट मल्टीप्लाई का 1/, में इन सबका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? 1/, में डिपॉजिट मल्टीप्लाई का एक और फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? देखो, 1/, में LRR। क्या होता है? 1/, में LRR। LRR को हम क्या बोलते हैं? रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं? रिजर्व रेशियो। और अगर ये ना दिया तो CRR भी ले लेते हैं, CRR भी ना दिया तो SLR। और LRR किसका टोटल होता है? LRR किसका टोटल होता है? CRR प्लस SLR। LRR किसका टोटल है? CRR प्लस SLR। हाँ, LRR किसका टोटल है? CRR प्लस SLR। अब न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, देखो कई बच्चे को समझना था। अच्छा जी, यहां तक समझ आ गया। अब बुक में एग्जांपल देखो क्या है। देखो जी, बुक में एग्जांपल क्या लिया है? इनिशियली, हाँ एग्जांपल क्या है? इनिशियली कस्टमर कितना डिपॉजिट कर रहा है? 10,000। आप कस्टमर ना लिख के क्या लिखो? पर्सन लिख देना। ठीक है जी। इनिशियली कस्टमर डिपॉजिट 10,000 एंड LRR कितना है? 20%। कस्टमर ने कितना जमा करवाया? 10,000। और LRR कितना है? 20%। बैंक कीप्स 2,000 एज रिजर्व। और बैंक कितना रिजर्व रख रहा है अपने पास? 2,000। कितना रिजर्व रख रहा है? 2,000। क्यों 2,000 रख रहे हैं?
क्योंकि बैंक में जमा कितना हुआ है 10,000, जमा कितना हुआ है 10,000, लीगल रिजर्व रेशियो कितनी है 20%, तो बैंक कितना रिजर्व रखेगा 2,000, कितना रिजर्व रखेगा 2,000, और लोन कितने का देगा 8,000 का। जो बोरो करेगा, those who borrow will spend this money, those who borrow will spend this money and same rupees 8,000 will come to bank, और 8,000 वापस किस में आ जाएगा बैंक में। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? अब सुनो भाई, इसके लिए टेबल बना के दिखाना। क्या बना के दिखाना बच्चों? टेबल। टेबल में देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं? राउंड्स। क्या लिखते हैं सबसे पहले? राउंड्स। ठीक है, देख ले राउंड्स। आपकी बुक में मेन नोट्स पे सेम टेबल बनी हुई है। ठीक है, क्या है? राउंड्स। देखो मैं आपको दिखाता हूं, देखो टेबल सेम कैसे बनती है। इधर देखो जो आपकी बुक में पेज नंबर 95 पे सेम टेबल है। देखो क्या है सेम टेबल, कैसे है? इनिशियली बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ? 1,000। हाँ, इनिशियली बैंक में कितना जमा हुआ? 1,000। रिजर्व कितना रखा हमने? बढ़ो, पेज नंबर 95 पे मनी बैंकिंग में ही मेन नोट पे सेम टेबल है। 1,000 रुपए जमा करवाए, रिजर्व कितना रखा? 200। लोन कितने का दिया? 800। लोन कितने का दिया? 800। अब 800 का जब लोन देंगे तो किसी और की क्या बन जाएगी? इनकम। वो 800 रुपए अपने बैंक में जमा करवाएगा, बैंक उसका कितना रिजर्व रखेगा? 20%। कितना? 160। और कितने का लोन देगा? 640 का। कितने का लोन देगा? 640। कितने का लोन देगा? 640 का। अब 640 का बैंक ने लोन दिया, वो पर्सन अपने बैंक में कितना जमा करवाएगा? 640। कितना जमा करवाएगा? 640। फिर बैंक उसका 20% क्या रखेगा? रिजर्व। कितना? 128। और कितने का लोन दे देगा? 512। क्यों? इस पूरे क्रेडिट क्रिएशन में सबसे मेन लाइन लिखनी है एजम्पशन। इस पूरे क्रेडिट क्रिएशन में हम 2 एजम्पशन लेके चलते हैं। पहली एजम्पशन, सारे कमर्शियल बैंक को क्या मान लिया? 1 यूनिट। सारे कमर्शियल बैंक को क्या मान लिया? 1 यूनिट। और दूसरी एजम्पशन पढ़ो, सारी रिसिप्ट और पेमेंट किसके थ्रू हो रही है? बैंक के थ्रू। सारी रिसिप्ट और पेमेंट किसके थ्रू हो रही है? बैंक के थ्रू। सारे बैंकों को क्या मान लिया? 1 यूनिट। और सारी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू हो रही है? बैंक्स के थ्रू। यहां तक क्लियर है? पक्का? ठीक है जी। अब देखो बच्चों क्या है, सारी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू हो रही है? बैंक के थ्रू। अब जरा एक एक चीज बच्चों ढंग से समझ लेना क्या कह रहे हैं। सुनो, अब हमने पढ़ा डिपॉजिट क्रेडिट मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? 1/LRR। क्या फॉर्मूला होता है? 1/LRR। तो 1/LRR किया, 1/20%। कितनी वैल्यू आ गई? 5। कितनी वैल्यू आ गई? 5। कितनी वैल्यू आ गई? 5। फिर बच्चों डिपॉजिट क्रेडिट मनी मल्टीप्लाई का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी। क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी। डिपॉजिट मल्टीप्लाई 5 है, डेल्टा पी 1000 आ गया, तो डेल्टा डी कितना आ गया? 5000। कितना आ गया? 5000। तो बताओ डिपॉजिट का टोटल कितना आ रहा है? 5000। कितना आ रहा है डिपॉजिट का टोटल? 5000। और बताओ रिजर्व कितना रखा? 1000। 5000 का 20% कितना रिजर्व हो गया? 1000। लोन कितने का दिया? 4000। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट बताने जा रहा हूँ। पिछले साल यहीं से एक न्यूमेरिकल बनाया 4 नंबर में, ये पॉइंट जरा लिख लेना, याद रखना। लोन को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट। लोन को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट। लोन को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट। और इसका एक और नाम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव डिपॉजिट। क्या नाम लेते हैं इसका? डेरिवेटिव डिपॉजिट। क्या नाम है इसका? डेरिवेटिव डिपॉजिट। लोन का दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी डिपॉजिट। एक और नाम क्या है? डेरिवेटिव डिपॉजिट। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक मिनट खत्म। अच्छा बच्चों, तो आप लोगों को क्रेडिट क्रिएशन समझ आ गया? हाँ जी, क्रेडिट क्रिएशन की टेबल समझ आ गई। अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो सुन लेना। पेपर में आएगा, बताओ आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन में आ गया रिजर्व रेशियो 25% है, इनिशियल डिपॉजिट 1000 है, बताओ कितने का क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं? तो क्रेडिट क्रिएशन का एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था क्रेडिट क्रिएशन का? देखो आगे वाले नोट्स में ही 8 पेज वाले नोट्स में पढ़ो। क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? डिपॉजिट क्रिएशन का इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ गया? पक्का?
यहाँ 10,000 वैल्यू दी, वो जो हमने टेबल पढ़ी है वो कितनी दी थी 1,000, उसमें एक एक जीरो ऐड कर सकते हो। समझ आ गया? हाँ जी। अब अगली चीज, अगली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, पढ़ो लिख लेना। क्रेडिट क्रिएशन का क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। क्रेडिट क्रिएशन का क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। किसके साथ? लीगल रिजर्व रेशियो के साथ। क्रेडिट क्रिएशन का क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ? लीगल रिजर्व रेशियो के साथ। 8 पेज वाले नोट्स पे देखो दे रखा है, मार्क कर लो वो पॉइंट। क्रेडिट क्रिएशन का क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ? लीगल रिजर्व रेशियो के साथ। एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी मल्टीप्लायर, और वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड होता है? मनी मल्टीप्लायर। डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड होता है? मनी मल्टीप्लायर के साथ। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, यहां तक ओके। अगर लीगल रिजर्व रेशियो 50% था, इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 10,000, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी थी? 2, तो बताओ क्रेडिट क्रिएशन कितना होता? 20,000। तो बताओ पहले लीगल रिजर्व रेशियो 20 था, अब कितना हो गया? 50। अगर मैं लीगल रिजर्व रेशियो की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, अगर मैं लीगल रिजर्व रेशियो की वैल्यू बढ़ा रहा हूं 20% से कितना कर रहा हूं? 50। अगर मैं लीगल रिजर्व रेशियो की वैल्यू बढ़ा रहा हूं 20% से कितना कर रहा हूं? 50%। अगर मैं लीगल रिजर्व रेशियो की वैल्यू बढ़ा रहा हूं 20% से कितना कर रहा हूं? 50% कर रहा हूं। अगर 20% से कितना कर रहा हूं? 50%। तो बताओ पहले क्रेडिट क्रिएशन कितना था? 50,000, अब कितना हो गया? 20,000। तो वैल्यू बताओ कम हो रही है, बढ़ रही है? कम। डायरेक्ट है, इनवर्स है? इनवर्स। लेकिन वही देखो 8 पे, मनी मल्टीप्लायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स है? डायरेक्ट। पहले मनी मल्टीप्लायर 5 था, क्रेडिट क्रिएशन कितना था? 50,000। अब मनी मल्टीप्लायर 2 हो गया, क्रेडिट क्रिएशन कितना हो गया? 20,000। तो मनी मल्टीप्लायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और लीगल रिजर्व रेशियो के साथ क्रेडिट क्रिएशन का क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। समझ आ गया? पूरा क्लियर है? अब लास्ट टॉपिक सेंट्रल बैंक, फटाफट पढ़ लो फटाफट। सेंट्रल बैंक जल्दी से। सेंट्रल बैंक क्या होता है? एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है। क्या होता है? एपेक्स इंस्टीट्यूशन, जो कंट्री के किसको चलाता है? मॉनेटरी सिस्टम को। इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई। क्या नाम है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब अच्छा एक क्वेश्चन अगर आ जाए, करेंसी इशू कौन करता है? आरबीआई। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है। कैसे? कमर्शियल बैंक कैसे क्रिएट करता है? तो क्रेडिट क्रिएशन को एक्सप्लेन करना है। किसको एक्सप्लेन करना है? क्रेडिट क्रिएशन को। अच्छा अगला क्वेश्चन पेपर में सुनो और क्या आ सकता है क्रेडिट क्रिएशन से रिलेटेड। हाँ, कि जनधन योजना के थ्रू नेशनल इनकम में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जनधन योजना में क्या था? लोगों को बोला था बैंक में पैसा जमा करवाओ, जितना बैंक में पैसा जमा होगा बैंक उतना ज्यादा क्या कर पाएगा? क्रेडिट को क्रिएट। क्या कर पाएगा? क्रेडिट को क्रिएट कर पाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ रहा है? आप पढ़ो भाई पहला वर्ड। हाँ बच्चों पहला वर्ड सुनो जी फटाफट। पहला वर्ड है करेंसी अथॉरिटी। क्या वर्ड है? करेंसी अथॉरिटी। अच्छा करेंसी अथॉरिटी का दूसरा नाम क्या होता है? बैंक ऑफ इश्यू। क्या बोलते हैं? करेंसी अथॉरिटी, और उसका दूसरा नाम क्या है? बैंक ऑफ इश्यू। देखो इसमें क्या लिखा है, कहते हैं सेंट्रल बैंक के पास मोनोपोली पावर होती है। सेंट्रल बैंक के पास क्या होता है? मोनोपोली राइट होता है इस चीज का, इश्यूइंग करेंसी इन द कंट्री। सेंट्रल बैंक के पास पूरा मोनोपोली राइट होता है क्या करने का? नए नोट इश्यू करने का। किसका राइट होता है नए नोट इश्यू करने का? सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास। These lead to uniform in the issue of currency। जब पूरी करेंसी में एक ही के पास राइट होगा नए नोट इश्यू करने का, तो उससे क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलेशन। क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलेशन। पब्लिक की फेथ बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। पब्लिक की फेथ बढ़ेगी। एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या लिखोगे? पब्लिक की फेथ बढ़ेगी। तीसरा, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना इजी होगा डिफिकल्ट होगा? इजी। तीसरा पॉइंट लिख दोगे। और चौथा पॉइंट लिखोगे, इससे सेंट्रलाइज सिस्टम होगा। क्या होगा? सेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन इंडिया में 1 रुपये का नोट कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कॉइन कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाकी सब पे किसके साइन होंगे? आरबीआई के, गवर्नर के। लेकिन 1 रुपये के नोट पे किसके साइन होंगे? फाइनेंस मिनिस्ट्री के। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट बैंक एंड एजेंट एंड एडवाइजर। क्या लिखा है? सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट किसका? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के डिपॉजिट को कौन एक्सेप्ट करता है? सेंट्रल बैंक। ये इट गिव लोन टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को लोन कौन देता है? सेंट्रल बैंक। एंड ऑल्सो मैनेज पब्लिक डेप्ट। और उनके पब्लिक डेप्ट को कौन मैनेज करता है? आरबीआई। आगे
इट एक्सेप्ट रिसिप्ट एंड मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यहाँ पे लोगों से पैसा लेता है और पैसा पे करता है। और पब्लिक, ये कौन सा काम है? एजेंट का। क्या है? एजेंट का। और गवर्नमेंट का बैंक कैसे है? गवर्नमेंट के कैश को कौन मेंटेन करता है? आरबीआई। डिपॉजिट को कौन मैनेज करता है? आरबीआई। लोन कौन देता है गवर्नमेंट को? आरबीआई। तो वो बैंक में आएगा, एजेंट में ये पॉइंट आएगा। फिर क्या लिखा है? इट एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन ऑल इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मॉनेटरी मैटर्स। ये कौन सा हो गया? एडवाइज है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। क्या वर्ड है? बैंकर्स बैंक एंड सुपर। सेंट्रल बैंक होल्ड अ पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश रिजर्व। क्या लिखा है कि जो सेंट्रल बैंक है पढ़ो क्या लिखा है? सेंट्रल बैंक कुछ पार्ट डिपॉजिट का किस फॉर्म में रखता है अपने पास? कैश रिजर्व की फॉर्म में। किस फॉर्म में रखता है? कैश रिजर्व। तुम सबने पढ़ा है सीआरआर पढ़ा है? सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। हर कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा किसके पास जमा करवाना पड़ता है? आरबीआई। तो यही लिखा है, पढ़ो जरा क्या लिखा है? सेंट्रल बैंक होल्ड्स अ पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश रिजर्व। इट गिव लोन टू बैंक्स व्हेन दे आर इन नीड ऑफ फंड। ये क्या देता है? लोन देता है बैंक को जब उनको इसकी क्या होती है? जरूरत होती है। ये लोन देता है जब उनको इसकी क्या होती है? जरूरत होती है। आगे आगे क्या लिखोगे? इट एक्सेप्ट ये लोन देता है बैंक को जब उनको क्या होती है? फंड की जरूरत होती है। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। क्या है? लेंडर ऑफ लास्ट। अगर लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? जब भी बैंक में इमरजेंसी पड़ जाती है तो बैंक जब लोन लेता है तो वो किससे लेता है? आरबीआई। और आरबीआई जब इमरजेंसी के टाइम पे बैंक को हेल्प करता है तो उसे क्या बोलते हैं? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अगर बैंक उसे उस क्राइसिस से नहीं बचाता तो बैंक क्या होता है? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है। क्या होता है? इंसॉल्वेंट। आगे पढ़ो, एज सुपरवाइजर। देखो आगे क्या लिखा है? इट रेफर्स टू द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। इट रेफर्स टू द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ बीइंग रेडी टू लेंड टू बैंक ड्यूरिंग इमरजेंसी। ड्यूरिंग इमरजेंसी बैंक को जब हेल्प कर रहा है, ड्यूरिंग इमरजेंसी जब बैंक को क्या कर रहे हैं? हेल्प, उसे क्या बोलते हैं? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। आगे पढ़ो क्या लिखा है? सुपरवाइजर। आरबीआई सुपरवाइजर कैसे बनकर काम करता है? आरबीआई इंश्योर करता है दैट बैंक फॉलो द रूल्स रिगार्डिंग लाइसेंसिंग। क्या बैंक लाइसेंसिंग के रूल फॉलो करेंगे? नहीं। ब्रांच को एक्सपेंड करने के रूल फॉलो करेंगे? नहीं। और आरबीआई पीरियोडिक इंस्पेक्शंस करता है, ऑडिट करवाता है किसका? कमर्शियल बैंक का। किसका? कमर्शियल बैंक। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट बच्चों वर्ड क्या आता है? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्या वर्ड आता है? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। पढ़ो जी क्या लिखा है? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट में दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, एक क्वालिटेटिव और एक क्या होता है? क्वांटिटेटिव। एक होता है क्वालिटेटिव और एक क्या होता है? क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है और क्वांटिटेटिव क्या होता है? सुनना जरा, देखो जी, एक वर्ड है क्वालिटेटिव और एक वर्ड क्या है? क्वांटिटेटिव। कितना अमाउंट लोन देना है उसे क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव मेजर। क्या बोलते हैं उसे? क्वांटिटेटिव। किसको लोन देना है वो कौन सा हो गया? क्वालिटेटिव। किसको लोन देना है वो क्या है? क्वालिटेटिव। कितने अमाउंट का लोन देना है उसे क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव। क्या बोलते हैं उसे? क्वांटिटेटिव। अच्छा बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, देखो बैंक रेट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में मैंने आपको बताया था दो मेजर्स होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक क्या होता है? क्वांटिटेटिव। याद रखना जब भी हम किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट की, तो कौन सा मेजर है? क्वांटिटेटिव। डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, किसको लोन देना है किसको नहीं देना, कौन सा मेजर है? क्वालिटेटिव। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, क्वांटिटेटिव में क्या क्या आता है, क्वालिटेटिव में कौन कौन सा आता है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। दो पॉइंट याद रखना, मार्जिन रिक्वायरमेंट, कौन सा? मार्जिन रिक्वायरमेंट और मोरल सजेशन, ये क्वालिटेटिव है। बाकी सारे किसमें है? क्वांटिटेटिव। पढ़ो बच्चों, सबसे पहले बैंक रेट और एक वर्ड है रेपो रेट। बैंक रेट और रेपो रेट सेम होता है जब सेंट्रल बैंक किसको लोन देता है? कमर्शियल बैंक को। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म के लिए तो बैंक रेट, शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट। पढ़ो जी, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ो। बैंक रेट, रेपो रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक कैन बोरो फ्रॉम दी सेंट्रल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। किस पर्पस से? लॉन्ग टर्म बैंक रेट। और अगर लिखो शॉर्ट टर्म तो क्या होगा? रेपो रेट। आगे इंक्रीजिंग बैंक रेट और रेपो रेट, अगर हम बैंक रेट और रेपो रेट को इंक्रीज कर देते हैं तो लैंडिंग रेट बैंक का बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। सो पीपल बोरो लेस,
लोग कम बोरो करेंगे, ज्यादा कम। एंड हेंस क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी सप्लाई डिक्रीज इन द इकोनॉमी, और क्रेडिट क्रिएशन और मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या कर देगी, डिक्रीज। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? हाँ जी, क्लियर है ना? दिस इज डन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ये कब होता है, इन्फ्लेशन में, जब एडी को हमने क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है, ठीक है। और अगर हम बैंक रेट और रेपो रेट को डिक्रीज कर देंगे तो इसका अपोजिट इफेक्ट आएगा। अपोजिट लिख लोगे ना पूरा, तो पहला बैंक रेट और रेपो रेट समझ आ गया सबको? अगला पढ़ो, पेपर में यहाँ रखना इन्फ्लेशन का आएगा, पिक्चर एक कोई बनी हुई आएगी, और दो मॉनिटरी मेजर्स। याद रखना ये कौन से मेजर होते हैं, मॉनिटरी मेजर। यहाँ आ जाए मॉनिटरी पॉलिसी आरबीआई की, तो ये मॉनिटरी पॉलिसी है, मॉनिटरी मेजर्स है। और फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल मेजर्स आ जाए तो वो कौन से हैं, टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कहाँ पे थे, तुमने पढ़े होंगे, डिटर्मिनेशन में थे। और ये वाला टॉपिक डिटर्मिनेशन से आएगा आपके पेपर में। अच्छा, आगे आएगा जरूर, देख लेना, ठीक है जी। रिवर्स रेपो रेट, क्या वर्ड है, रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक किसको देता है, आरबीआई को। पढ़ो जी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक। जब कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस फंड किसको दे देता है, आरबीआई को, सेंट्रल बैंक को। व्हेन द सेंट्रल बैंक इंक्रीज और डिक्रीज रिवर्स रेपो रेट, जब सेंट्रल बैंक इंक्रीज और डिक्रीज कर दे किसको, रिवर्स रेपो रेट को, कमर्शियल बैंक क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। अगर देखो रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो गया तो कमर्शियल बैंक ट्रांसफर करेगा मोर फंड टू दी सेंट्रल बैंक। अगर सेंट्रल बैंक ने रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज कर दिया तो कमर्शियल बैंक लेस फंड देगा किसको, सेंट्रल बैंक को, विच रिड्यूस और इंक्रीज द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक। इससे बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज और क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यहाँ तक क्लियर है? अगला वर्ड पढ़ो, क्या होता है, ओएमओ। क्या वर्ड आता है, फुल फॉर्म क्या होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सेंट्रल बैंक सेल और परचेज करता है किसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। कहाँ पे, ओपन मार्केट में। सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक, उसे हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, सो सेंट्रल बैंक क्या करता है, मार्केट में लिक्विडिटी को रिलीज करता है कि एब्जॉर्ब करता है, रिलीज। तो ये लिखा है, जब एक बार सुन लेना, क्या लिखा है, जब बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करते हैं, परचेज, क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज, तो सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में क्या रिलीज कर देता है, लिक्विडिटी। जब वो लिक्विडिटी को रिलीज करेगा, मोर मनी सप्लाई होगी, मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ेगी, कम होगी, बढ़ेगी। ये कब होगा, ड्यूरिंग डिफ्लेशन। कब होगा, ड्यूरिंग डिफ्लेशन। और अगर हम सिक्योरिटी को सेल करेंगे तो सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। जब सेंट्रल बैंक सेल करेगा सिक्योरिटी को तो लोगों से पैसा लेगा, देगा, लेगा तो लिक्विडिटी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर देगा। मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और ये कब यूज होगा, इन्फ्लेशन। कब होगा, इन्फ्लेशन। समझ आ गया, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओएमओ। अच्छा, ओएमओ अलग से भी आ सकता है, बार बार बोल रहा हूँ, कंफर्म क्वेश्चन, कंफर्म क्वेश्चन, कंफर्म क्वेश्चन। अच्छा, एलआरआर क्या होता है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। क्या वर्ड है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। एलआरआर हैज टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है। पहला सीआरआर की फुल फॉर्म क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा कंपोनेंट एसएलआर। देखो दोनों का मीनिंग, एसएलआर और सीआरआर क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक मस्ट कीप एज रिजर्व, मस्ट कीप एज रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक के पास रखना है उसे क्या बोलेंगे, सीआरआर। क्या बोलेंगे, सीआरआर। और जो किसके पास रखना है, विद देमसेल्फ, जो अपने पास रखना है उसे क्या बोलेंगे, एसएलआर। जो अपने पास रखना है उसे एसएलआर, जो किसका देना है, आरबीआई के पास, उसे क्या बोलेंगे, सीआरआर। यहाँ तक क्लियर है, पक्का? जब सेंट्रल बैंक रेस कर देता है सीआरआर को और किसको, एसएलआर को। जब सेंट्रल बैंक क्या करता है, रेस कर देता है किसको, सीआरआर और किसको, एसएलआर को, तो लेस मनी लेफ्ट विद कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा बचेगा, कम पैसा, कम पैसा बचेगा, मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ये कब यूज करेंगे, इन्फ्लेशन में। इस कब यूज करेंगे, इन्फ्लेशन। और इसका रिवर्स कर दो, कब यूज होगा, डिफ्लेशन। समझ आ गया? अब आगे पढ़ो, लास्ट पॉइंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या वर्ड आता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मीनिंग पढ़ो, क्या है, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द लोन एंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय बोरर अगेंस्ट द लोन। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन, जितने का भी क्या दिया है, लोन दिए, और जितने की भी सिक्योरिटी ऑफर्ड की है बोरर ने अगेंस्ट द लोन।
अगेंस्ट द लोन। आगे, अगर मार्जिन सेंट्रल बैंक ने इम्पोज किया कितना 40%, कितना इम्पोज किया 40%, तो बैंक कितने का लोन देगा? सिर्फ 60%। कितने का? 60% सिक्योरिटी। इन्फ्लेशन सुनो, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई मार्जिन की रिक्वायरमेंट को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। इन्फ्लेशन में आरबीआई मार्जिन क्या कर देगा? बढ़ा देगा। पहले 1 लाख के सिक्योरिटी पे 60,000 का लोन मिल रहा था, कितने का? 60,000। कितना मार्जिन था? 40%। अब 1 लाख की सिक्योरिटी पे कितने का लोन मिलेगा? बताओ, मार्जिन को अगर बढ़ा दिया तो अब 1 लाख की सिक्योरिटी पे कम लोन मिलेगा, ज़्यादा? कम। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा, लोन कम अवेलेबल होगा, मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ये कब यूज़ करते हैं? इन्फ्लेशन में। और डिफ्लेशन में मार्जिन की रिक्वायरमेंट क्या कर देते हैं? कम। ये मनी बैंकिंग समझ आ गया? अच्छा सर, मनी बैंकिंग से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? ये वाला क्वेश्चन डिटर्मिनेशन से समझ हो क्या आएगा? मनी और मनी फंक्शन से आपको आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है। आरबीआई के फंक्शन कंफर्म क्वेश्चन में पेपर में हो सकते हैं, ठीक है जी। मनी सप्लाई से 1 मार्क का क्वेश्चन हो। अच्छा जी, बात करते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय। ये पढ़ लेना भाई सब बच्चे, ये पढ़ लेना भाई। लास्ट का जिसे नहीं शो हुआ एक बार देख लो जी।